भरतपुर गांव में सविता और कविता नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों सौतेली बहनें थीं। सविता कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसकी शादी गरीब घर में हुई और कविता की शादी बड़े जमींदार के घर हुई। कविता को अपनी सुंदरता का घमंड तो था ही, पर शादी के बाद दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें पास पास में ही रहती थी। मौका देखते ही कविता सविता को नीचा दिखाती रहती थी। अरे ओ सविता, तुझे पता है मेरे पति ने मुझे सोने के कंगन बनवाए हैं और हमारे खेत के पास जो ज़मीन है ना, वो भी हम खरीद रहे हैं। तुम्हारे पति ने शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा। कर भी कह सकते हैं, सबका अपना अपना नसीब। तुम्हें तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, तुम क्या खरीदोगी सोने की कंगन। सविता को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो सब कुछ सहन कर लेती है। उसके दिन बहुत तंगी से गुजर रहे थे। एक बार वह कविता से मदद मांगने गई। कविता बहन, आज हमारे घर में अन्न का दाना भी नहीं है। मेरे पति ठेकेदार के वहाँ पैसे मांगने गए थे, पर उसने देने से मना कर दिया। आज तुम मुझे थोड़े पैसों की मदद करो, फसल बिकते ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे रे, तुम कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे दे देती, पर क्या करूं, मैंने तुझे बताया था ना कि हम हमारी खेत के पास की वाली ज़मीन खरीद रहे हैं। तो मेरे पति पैसे लेके उसी के सिलसिले में पैसे लेके गए हैं। आज तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। कविता ने कभी उसकी मदद नहीं की। दूसरे ही दिन सविता ने सोचा, कविता बहन ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, क्यों ना मैं अपने बड़े भैया के पास जाऊं और उसे जाकर मदद मांगूं। वो अपने बड़े भाई के घर दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते पर उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, ज़रा इस कुएं में से पानी निकाल के तो दो, बड़ा अच्छा होगा। मुझसे वजन नहीं उठाया जाता। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। उस बूढ़ी माँ को मदद करके सविता अपने रास्ते पर चल पड़ी और वो भाई और भाभी के घर पहुंची। भाभी, ओ भाभी, भैया कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है, जो काम है मुझसे कहो। भाभी, मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। तो उसे हम क्या करें? हमारे पास थोड़ी पैसों का पेड़ है कि तोड़ के तुझे दे दूँ। पैसे के अलावा कुछ और काम है तो बता। भाभी ने भी पैसे देने से इनकार किया और बड़े दुखी मन से वो वहाँ से निकल पड़ी। उसी बुढ़िया की झोपड़ी उसी रास्ते पर थी। वो उसे फिर से दिखी। बेटी, यहाँ आओ। तुम इस गांव में किसके घर आई थी? माँ जी, मैं अपने भैया के पास मदद मांगने आई थी। सविता ने बुढ़िया को अपनी कहानी बताई। बेटी, इन 5 घड़ों में से एक घड़ा ले लो। क्यों माँ जी? बेटी, इन घड़ों में लड्डू है। तुम इतनी दूर पैदल चलकर आई हो और वापस तुझे पैदल चलकर जाना है। तुझे भूख लगेगी, रास्ता बड़ा लंबा है, तो रास्ते में इसे खा लेना। नहीं माँ जी, मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ। ले लो बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, ले लो, मना मत करो। तब सविता एक घड़ा ले लेती है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे सुजाता, तुम अपने भैया से मदद मांगने गई थी, भैया ने तुम्हें मदद की? भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने तो पैसे देने से ही इनकार कर दिया। अच्छा, तो आज भी हमको भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, भूखा सोना नहीं पड़ेगा। मैं जब भैया के घर जा रही थी तो मुझे एक बूढ़ी माँ मिली और निकलते वक्त उसने मुझे लड्डुओं से भरा एक घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना, लेकिन मैंने लड्डू नहीं खाए। क्या ऐसी बात है? तो जल्दी से वो घड़ा लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, मैं वो घड़ा लेकर आती हूँ। जैसे ही सविता उस घड़े का ढक्कन खोलती है, बाप रे बाप, सोने की मोहरें। क्या हुआ? अरे बाप रे, इतनी सारी सोने की मोहरें, तुमको ये घड़ा किसने दिया?
मैंने जो कहा वही सच है। मुझे उस बूढ़ी औरत ने घड़ा दिया। भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। उन दोनों के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर उन्होंने अपने झोपड़ी की जगह पर एक नया घर बनवाया। पास में ही रहने वाली कविता ने जब ये देखा और उसने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, मेरी बहन सविता इतनी पैसे वाली कैसे हो गई, जो उसने इतना बड़ा मकान बना लिया है और झोपड़ी में रहती थी। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास पैसे मांगने आई थी। हाँ भाग्यवान, उसका पति तो दूसरों की खेती में काम करता था, मजूरी करता था, अब इतना पैसे वाला कैसे हो गया। मैंने सुना है कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन तुम्हारे भाई के पास गई थी। अच्छा, तो भाई के घर से ही इतने पैसे लेके आई होगी। और तुम्हारे भाई ने अकेले तुम्हारी बहन को ही इतने पैसे क्यों दिए? तुम दोनों उसकी बहन हो तो हिस्सा भी बराबर ही होना चाहिए। आखिर तुम भी तो उसकी बहन हो। आप ठीक कह रहे हैं, दोनों बहनों को बराबर हिस्सा मिलना ही चाहिए। कल मैं सुबह ही भाई के घर चली जाती हूँ। फिर अगले ही दिन सुबह वो भाई के घर निकल पड़ती है। रास्ते में वही बुढ़िया की झोपड़ी उसे दिखाई देती है। बेटी बेटी, जरा उस कुएं से पानी निकाल के तो दो, मुझे वजन उठाया नहीं जाता, मेरी मदद कर दो बेटी। अरे ओ बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं जल्दी में हूँ, मदद किसी और से मांगना। बुढ़िया को मदद किए बिना ही कविता वहाँ से निकल पड़ती है और अपने भाई के घर पहुँचती है। भैया भाभी, क्या कविता आपके घर आई थी? हाँ कविता, थोड़े दिन पहले सविता आई थी, पर मैं घर पर नहीं था, इसीलिए वो मुझे मिली नहीं। तुम्हारी भाभी से मिली थी। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। हमारे पास कुछ हो तो मैं उसे दूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। इसी रास्ते से जा रही थी तो सोचा आपसे मिल कर जाऊँ। अरे अभी तो आई हो, खाना खा के जाना। नहीं भैया, फिर कभी, अभी मैं चलती हूँ। भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया, तो इतने पैसे उसके पास कैसे आए? धूप में चलकर कविता को बहुत प्यास लग रही थी। रास्ते में उसी बुढ़िया की झोपड़ी उसे नजर आई। वो झोपड़ी के पास गई और उसने कहा, मौसी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्यों नहीं बेटी, आओ, घर के अंदर आओ। मौसी, मैंने तो तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आपने मुझे पानी दिया, तो क्या हुआ बेटी? वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। अच्छा बताओ, यहाँ पे तुम किसके घर पे आई हो? मौसी, इस गांव में मेरा भाई रहता है, उससे मिलने आई थी। अच्छा, तो तुम किशन की बहन हो? तुम्हारी और एक बहन है ना, जो कुछ दिन पहले यहाँ आई थी? हाँ मौसी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बेटी, वो मुझे मिली थी। बेटी, वो भी इसी रास्ते से गई थी, तभी उस भली लड़की ने मुझे कुएं से पानी निकाल कर दिया था। मौसी, लेकिन आपको पता है कि वो अभी बहुत पैसे वाली हो गई है। ये तो उसे अपने अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। मौसी, मैं कुछ समझी नहीं, उसने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं? अच्छे कर्मों से भाग्य कैसे बदल सकता है? ये कैसे संभव है? बताती हूँ बेटी, बताती हूँ। यहाँ जो भी घड़े दिखाई दे रहे हैं, ये साधारण नहीं है। मनुष्य के अच्छे कर्म और अच्छे नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। मनुष्य के कर्मों का घड़ा? मौसी, मैं तुम्हारी बात समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं। मनुष्य के जैसे कर्म हैं, इस घड़े में से वही फल निकलेगा। ठीक समझा बेटी, ठीक समझा। मौसी, क्या आप मुझे भी ये घड़ा दे सकती है? हम भी अपना भाग्य आजमा कर देखते हैं। हाँ बेटी, तुम भी एक घड़ा ले जाओ, अपने कर्म और भाग्य को आजमा कर देख लो। कविता एक घड़ा ले लेती है और वो अपने गांव पहुंचती है। घर पहुंचते ही कविता घड़े का ढक्कन खोलती है, तब उस घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। हे भगवान, अपने घड़े में से कीड़े निकले। ये हमारी कर्मों का ही फल है। तुम्हारी बहन पैसों की मदद मांगने के लिए आई और हमने उसे मदद नहीं की। हमको पैसे का घमंड था। ऐसे कर्म करके अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने दौलत का बड़ा घमंड था, हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन दोनों को बहुत पछतावा हो रहा था। कविता ने सबक सीख लिया था। इसके बाद कविता हमेशा सविता के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी और दोनों बहनें खुशी खुशी से रहने लगीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।